तो हम लोग बात कर रहे थे 254 की कि स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया है और स्टेट लेजिस्लेचर का कानून क्या हुआ है, सेंट्रल लेजिस्लेचर के विरोध में आ गया है। अब सेंट्रल लेजिस्लेचर के विरोध में आ गया, दो स्थितियां हो सकती हैं। सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के लागू होने के बाद उस कानून का अधिनियमन किया है। एक स्थिति यह हो सकती है और दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि सेंट्रल लेजिस्लेचर ने पूर्व में जो संविधान नहीं था लेकिन संघात्मक व्यवस्था तब भी थी, तो सेंट्रल लेजिस्लेचर ने उस समय कोई कानून बनाया हो और राज्य का विधानमंडल आज की डेट पर कानून बना रहा है, उस समय नहीं। क्योंकि उस समय अगर राज्य के विधानमंडल की बात होती तो वो तत्कालीन समय में, ठीक है, केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में आने के कारण तत्कालीन व्यवस्था में प्रचलित सिद्धांतों के मुताबिक सुलझाई जाती है और राज्य का कानून या तो शून्य हो गया होता और यह शून्य नहीं हुआ होता। दो ही स्थितियां हो सकती हैं अगर मामला प्री कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के लागू होने के पूर्व का है। नो डाउट संघात्मक व्यवस्था संविधान के लागू होने के पहले भी देश में मौजूद थी, ठीक है ना। तो राज्य की जो विधायिका है वो संविधान के लागू होने के पूर्व भी कानून बना सकती है और संविधान के लागू होने के बाद भी कानून बना सकती है, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में राज्य का विधानमंडल कानून नहीं बना सकता, ये तो बात ही नहीं हो सकती। और जब संघात्मक व्यवस्था संविधान के लागू होने के पहले भी मौजूद थी, इसका मतलब ही यह हुआ कि संघात्मक व्यवस्था के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल ने हो सकता है प्री कॉन्स्टिट्यूशन भी कानून बनाया हो, लेकिन उस कानून से अनुच्छेद 254 का कोई संबंध नहीं है। इसलिए नहीं है कि राज्य के विधानमंडल ने तत्कालीन व्यवस्था के अधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करके यदि कोई कानून बनाया होगा और वो तत्कालीन व्यवस्था में केंद्रीय विधायिका को प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत बनाए गए कानून से विरोध में आया होगा, तो तत्कालीन व्यवस्था में ही उसका समाधान निकला होगा और या तो राज्य का कानून शून्य हो गया होगा या राज्य के कानून ने केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के, ठीक है, अनुकूल रहते हुए जो भी परिवर्तन आवश्यक होंगे अपने में कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो उससे तो कोई मतलब बचा ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ होता तो तत्कालीन व्यवस्था में राज्य के कानून के साथ जो व्यवहार अपेक्षित होगा वो उसी समय हो गया होगा, ठीक है ना। उससे कोई ताल्लुक इस समय नहीं हो सकता। अब जब संविधान लागू हो गया तब नई प्रकार की व्यवस्था आ गई है। अच्छा, केंद्रीय विधायिका को तत्कालीन समय में शक्तियां ज्यादा थी और केंद्रीय विधायिका को आज भी शक्तियां अधिक हैं। केंद्रीय विधायिका ने उस समय कोई कानून बनाया था, संविधान लागू हो गया। संविधान लागू होने के बाद केंद्रीय विधायिका के उस कानून को संविधान के लागू होने के साथ ही खत्म तो नहीं कर दिया गया, वो तो बना रहा। तो संविधान में प्रयुक्त शब्दावली में केंद्रीय विधायिका के द्वारा बनाए गए उस कानून को क्या कहा जाए? विद्यमान विधि, एग्जिस्टिंग लॉ, यही तो कहा जाएगा। इसके अलावा कोई शब्दावली केंद्रीय विधायिका के इस कानून के लिए प्रयोग नहीं हो सकती, क्योंकि केंद्रीय विधायिका ने संविधान के लागू होने के पूर्व स्वयं को प्राप्त शक्तियों के आधार पर उस विधि का अधिनियमन किया था, जो कि संविधान के लागू होने के बाद अस्तित्व में बनी रही। इसलिए इस संविधान में केंद्रीय विधायिका के उस कानून को एग्जिस्टिंग लॉ, जो विद्यमान विधि, इसके सिवा कोई और संज्ञा या इसके सिवा किसी अन्य नाम से
पुकारा ही नहीं जा सकता। पहली चीज, 254 पढ़ ही नहीं रहे अभी, हम तो केवल विद्यमान विधि इसके बारे में बात कर रहे हैं कि विद्यमान विधि किसको कहा जा सकता है। ठीक है, विद्यमान विधि ये जो टर्मिनोलॉजी है ये किस कानून के लिए उपयोग हो सकती है, तो ये सिर्फ उसी कानून के लिए उपयोग हो सकती है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन केंद्रीय विधायिका ने बनाया है और आज की तिथि पर केंद्रीय विधायिका के कानून के तौर पर मौजूद है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि संविधान के लागू होने के साथ पूर्व में विधायिकाओं के द्वारा जो विधियां अधिनियमित की गई थी वे सब समाप्त हो गई हों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आपकी आईपीसी, आपकी सीआरपीसी, आपका एविडेंस, ये सभी कुछ, ठीक है, पूर्व की केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून हैं जो वर्तमान में 2024 में, ठीक है, बदले गए। और आपका भारतीय संविधान अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बहुत सारे अधिनियम तो आज भी बदले नहीं गए। तो ये सारी विधियां 26 जनवरी 1950 को किस कैटेगरी में थी? विद्यमान विधि की कैटेगरी में थी। ठीक है ना। प्री कॉन्स्टिट्यूशन केंद्रीय विधायिका ने जो कानून बनाए संविधान के लागू होने के दिनांक पर उन्हें विद्यमान विधि इस कैटेगरी को छोड़कर अन्य किसी कैटेगरी में कैटेगराइज किया ही नहीं जा सकता। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर राज्य का कोई कानून रहा होगा जिस दिन ये एग्जिस्टिंग लॉ बनाए गए होंगे या इन एग्जिस्टिंग लॉ को बना देने के बाद राज्य की विधायिका ने स्वयं को प्राप्त शक्ति के आधार पर यदि कोई कानून बनाया होगा तो उस कानून के भविष्य का फैसला, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन जो संघात्मक व्यवस्था रही होगी उसके प्रावधानों को ध्यान में रखकर कर दिया गया होगा। ठीक है ना। और जब कर दिया गया होगा तो दो ही स्थितियां हुई होंगी, या तो राज्य की विधायिका द्वारा बनाया गया कानून शून्य हो गया होगा और या फिर राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून में यथा आवश्यक परिवर्तन कर दिए गए होंगे ताकि वो केंद्रीय विधायिका से जिस संघर्ष में है वो संघर्ष खत्म हो जाए और दोनों कानून जिंदा बने रहें। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर संविधान के लागू होने के दिन पर राज्य की विधायिका का ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो केंद्रीय विधायिका के एग्जिस्टिंग लॉ से संघर्ष में आ जाए। ठीक है ना। उस दिन हो ही नहीं सकता क्योंकि प्री कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन केंद्रीय विधायिका के ऐसे कानून तो हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ की श्रेणी में हो। ठीक है ना। लेकिन राज्य का ऐसा कोई कानून नहीं हो सकता जो एग्जिस्टिंग लॉ की श्रेणी में हो और केंद्रीय विधायिका के कानून के विरोध में हो। यह संभव नहीं है। ठीक है ना। अब आप सहमति व्यक्त कर सकते हैं, हमारा गुस्सा निकल गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है। एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में राज्य का कानून ऐसा जो केंद्रीय विधायिका इससे विरोध में भी हो, ठीक है ना, और जीवित भी बना हुआ हो, यह संभव नहीं है। यह हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर विरोध में था तो तत्कालीन व्यवस्था जो कॉन्स्टिट्यूशन से पूर्व थी उसमें उसके भविष्य का फैसला संघात्मक संविधान के सिद्धांतों के मुताबिक हो गया होगा। ठीक है ना। और या तो वो शून्य हो गया होगा और या उसे केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के साथ जीवित रहने के लिए जिस प्रकार संशोधित करना जरूरी होगा वो सारे काम हो चुके होंगे। ठीक है ना। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के दिनांक पर केंद्रीय विधायिका के ऐसे कानून हो सकते हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ की श्रेणी में हो, किंतु राज्य का ऐसा कानून नहीं हो सकता जो एग्जिस्टिंग लॉ की श्रेणी में हो किंतु केंद्रीय विधायिका द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में हो। यह संभव नहीं है। ठीक है। अब
संविधान लागू हो गया। तो जब संविधान लागू हुआ तो एक श्रेणी कानून की, एग्जिस्टिंग लॉ की, ये अस्तित्व में बनी हुई है, ठीक है, लागू होने के ठीक दिनांक पर। अभी केंद्रीय विधायिका ने लागू होने के बाद स्वयं को प्राप्त शक्तियों के आधार पर एक भी कानून नहीं बनाया है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी केंद्रीय विधायिका के ऐसे कानून मौजूद हैं जो एग्जिस्टिंग लॉ की श्रेणी में है। और अभी राज्य की विधायिका ने भी एक भी कानून स्वयं को इस संविधान द्वारा दी गई शक्ति के आधार पर नहीं बनाया है, लेकिन राज्य की विधायिकाओं के भी एग्जिस्टिंग लॉ की श्रेणी के कानून तो मौजूद हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो केंद्र के कानून के विरोध में हो, क्योंकि वो तो पहले ही, ठीक है ना, जब बनाए गए होंगे तभी विरोध में होने के कारण उनमें जो कुछ जरूरी होगा वो सब कुछ उनके साथ किया जा चुका होगा, ठीक है ना। इसलिए लागू होने के दिनांक पर राज्य का कोई कानून ऐसा हो ही नहीं सकता जो एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में हो और केंद्र के कानून के विरोध में हो, ठीक है ना। इसलिए उस एग्जिस्टिंग लॉ की बात 254 में नहीं हुई जो राज्य के कानून के तौर पर संविधान के लागू होने के दिनांक पर मौजूद थी, किंतु केंद्रीय विधायिका उसके एग्जिस्टिंग लॉ की बात 254 में हुई है, ठीक है, मेरी बात ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब संविधान लागू हो गया, अब दोनों विधायिकाओं को विधायन की शक्ति आ गई, ठीक है ना। अब राज्य का विधानमंडल विधायन कर सकता है और केंद्रीय विधायिका भी विधायन कर सकती है। तो केंद्रीय विधायिका अब जब विधायन करेगी तो जो विधायन आएगा उसके बारे में शब्दावली क्या उपयोग होगी कि इस विधायन को अधिनियमित करने के लिए संसद सक्षम थी, यही शब्दावली आएगी ना, क्योंकि अब जो विधायन हो रहा है वो उस एग्जिस्टिंग लॉ के अलावा हो रहा है, ठीक है ना, और इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर हो रहा है। मेरी बात ठीक है, इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर हो रहा। अब संसद का कोई कानून आएगा तो आप उसे एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, अब अलग कैटेगरी आ गई है। अब कैटेगरी कौन सी होगी? संसद का यह कानून उस कैटेगरी का है जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है, ठीक है ना, क्योंकि अब संसद अपनी सक्षमता के आधार पर, इस संविधान द्वारा प्रदत्त सक्षमता के आधार पर विधायन कर रही है, ठीक है। और अब अगर राज्य भी कोई विधायन करेगा इस संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, यानी 246(2) या 246(3), क्योंकि राज्य को दो ही जगह विधायन की शक्ति प्राप्त है, या तो 246(2) या 246(3). तो अब जो राज्य की विधायिका बनाएगी कानून, ये केंद्र के विरोध में गया या नहीं गया, ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था में हम राज्य को इस प्रकार कानून बनाने की इजाजत नहीं दे सकते कि वो केंद्र के कानून के खिलाफ जाए, ठीक है ना। अब केंद्र का कानून दो प्रकार का हो गया, एक एग्जिस्टिंग लॉ और दूसरा इनेक्टेड लॉ, दो प्रकार का हो गया ना। एक तो एग्जिस्टिंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के दिन पर ही था, और एक वो है जो अब बनकर आ रहा है, ठीक है। केंद्र का कानून दो प्रकार की कैटेगरी का हो गया, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी का राज्य का कानून इससे पूर्व में ही निपटा जा चुका है, ठीक है ना। इसलिए राज्य के कानून के बारे में जब हम बात करेंगे तो केवल एक कैटेगरी के कानून के बारे में बात करेंगे कि राज्य का विधानमंडल जो अब कानून बना रहा है, ठीक है ना। इसीलिए 254 में आप जब पूरा ऊपर का भाग पढ़ते हैं तो वहां क्या आता है, यदि राज्य के किसी विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संसद के किसी कानून के जिसे बनाने के लिए संसद सक्षम थी, ठीक है ना, या राज्य की विधायिका ने, या शब्द फिर आया, या राज्य की विधायिका ने
समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय पर ऐसा कानून बनाया है जो संसद के किसी विद्यमान विधि, क्योंकि संसद की कैटेगरी एक विद्यमान विधि की भी है ना, और राज्य के विधानमंडल अब भी ऐसे कानून बना सकते हैं जो विद्यमान विधि के विरोध में चले जाएं। ठीक है, यह समवर्ती सूची पर ऐसा कोई कानून बनाया है जो संसद की किसी विद्यमान विधि पर, ठीक है ना, और अगर संसद के द्वारा अधिनियमित की गई विधि पर राज्य का विधानमंडल ऐसा कोई कानून बनाएगा जो वर्तमान में विरोध में जा रहा है, तो पहले वाले भाग से उसके फेट का फैसला, उसके भाग्य का फैसला पहले वाले भाग से होगा, जहां यह लिखा है कि राज्य की विधायिका ने कोई ऐसा कानून बनाया है। ठीक है ना, राज्य के विधानमंडल ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संसद की किसी ऐसी विधि से जिसे संसद अधिनियमित करने के लिए सक्षम है विरोध में आ गया है। ठीक है ना, तो अगर राज्य का विधानमंडल एग्जिस्टिंग लॉ के अलावा उस विधि से जिसे संसद वर्तमान में प्राप्त शक्ति के आधार पर बना रही है विरोध रखने वाले कानून को अधिनियमित करेगा, ठीक है ना, तो उसके भाग्य का फैसला 254 का जो ओपनिंग पार्ट है उसके मुताबिक किया जाएगा। ठीक है ना, और राज्य का विधानमंडल अगर कोई ऐसा कानून बनाएगा जो एग्जिस्टिंग लॉ के विरोध में है तो या के बाद जो शब्द लिखे हैं उनसे उसके भाग्य का फैसला ये किया जाएगा। ठीक है ना, राज्य का विधानमंडल दोनों प्रकार के कानून बना सकता है ना, एक वो जो संसद द्वारा अधिनियमित विधि के विरोध में जा रहा है और एक वो जो संसद का एग्जिस्टिंग लॉ है, ठीक है ना, उसके विरोध में जा रहा है। दोनों प्रकार के कानून बन सकते हैं ना राज्य के द्वारा। तो अगर राज्य ने ऐसा कानून बनाया जो संसद के एग्जिस्टिंग लॉ के विरोध में है, एग्जिस्टिंग लॉ के, तो उसके भाग्य का फैसला या के बाद 254 के ओपनिंग पार्ट में या के बाद जो शब्द लिखे हैं, ठीक है ना, उससे उसका फैसला होगा। और अगर राज्य की विधायिका ने ऐसा कोई कानून बनाया जो संसद स्वयं को प्राप्त शक्ति के आधार पर अधिनियमित करने वाली है या अधिनियमित कर चुकी है, ठीक है ना, तो उसके भाग्य का फैसला उस वाले भाग से होगा जिसमें यह लिखा है कि संसद की ऐसी विधि जिसे अधिनियमित करने के लिए वह सक्षम है। ठीक है ना, यहां तक बात आपकी क्लियर होनी चाहिए। 254 में बेयर रीडिंग, हम कल भी कह रहे थे कि जब आप बेयर रीडिंग करते हैं, ठीक है, तो जो स्थिति सामने आती है वो स्थिति यह है कि अगर राज्य का कानून समवर्ती सूची पर बने, ठीक है, राज्य का कानून समवर्ती सूची पर बने तो उसकी विधि मान्यता सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉ के संबंध में, ठीक है, राज्य का कानून समवर्ती सूची पर बनाया जाए और वो संसद के किसी एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी में आने वाले कानून के विरोध में आ जाए, ठीक है ना, तो असंगति की मात्रा तक राज्य का कानून शून्य होगा। ठीक है, यह स्थिति दिखाई देती है बेयर रीडिंग से। और राज्य का कानून किसी भी तरीके से, किसी भी, चाहे राज्य सूची के विषय पर वो बनाए और चाहे समवर्ती सूची के विषय पर बनाए, क्योंकि दो ही जगह उसे कानून बनाने की ताकत है, दोनों में से किसी, ठीक है, विषय पर वो कानून बनाए, अगर उसका कानून संसद के द्वारा किसी भी शक्ति के आधार पर बनाए गए कानून के विरोध में जाता है तो 254 का फार्मर पार्ट लागू होगा। ठीक है, ऐसा दिखाई देता है और राज्य का कानून असंगति की मात्रा तक शून्य हो जाएगा। यह स्थिति बेयर रीडिंग से स्पष्ट होती है। ठीक है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता कि नहीं, अधिकांश मामलों में जो दिक्कत है वो सिर्फ यहीं पर थी, कल भी दिक्कत यहीं पर थी। सुप्रीम कोर्ट एक विपरीत रुख अपनाए हुए और सुप्रीम कोर्ट का वो रुख तर्कसंगत नहीं लगता। ठीक है, इसलिए कुछ अथॉरिटीज में सुप्रीम कोर्ट ने यही रुख अपनाया है कि संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून,
चाहे उसने वर्तमान, ठीक है, में स्वयं को प्राप्त शक्तियों के आधार पर उस कानून को बनाया हो, ठीक, और चाहे एग्जिस्टिंग लॉ की कैटेगरी का उसका कानून हो, किसी भी कैटेगरी का संसद का कानून है, और राज्य ने किसी भी ताकत में कोई कानून बनाया है और दोनों कानून परस्पर विरोध में आ गए, तो राज्य का कानून असंगति की मात्रा तक शून्य है। ये बहुत कम, ठीक है, अथॉरिटीज में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार किया है। और आप इसे ऐसे बताते हैं मानो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकांश मामलों में यह स्थिति स्वीकार की हो, जबकि अधिकांश मामलों में यह स्थिति स्वीकार नहीं की है। अधिकांश मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 254 केवल उस दशा को लागू होता है जबकि राज्य की विधायिका ने समवर्ती सूची में प्रकटित विषय के आधार पर कानून बनाया है और वह कानून संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के विरोध में आ गया। जबकि बेयर रीडिंग हम करते हैं तो यह स्थिति दिखाई नहीं देती, ठीक है। बेयर रीडिंग दो कैटेगरी में बांट रही है, ठीक है ना, और दोनों कैटेगरीज में अलग अलग बात कर रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 254 इसके द्वारा जो कुछ घोषित किया गया है कि 254 कहता है कि साहब जो है असंगत की मात्रा तक राज्य का कानून शून्य, ठीक है, असंगत की मात्रा तक राज्य का कानून शून्य हो गया। ये जो बात है ये तभी लागू की जाएगी जबकि राज्य का कानून समवर्ती सूची के विषय पर बना हो। अगर समवर्ती सूची के विषय पर नहीं बना, राज्य ने राज्य सूची पर विधायन किया है और वो केंद्र के विरोध में आया है, ठीक है ना, तो राज्य के कानून की नियति का फैसला, राज्य के कानून के भाग्य का फैसला इससे नहीं होगा, बल्कि निर्वाचन के जो पूर्ववर्ती सिद्धांत हैं, ठीक है ना, सार एवं तत्व का सिद्धांत, कलरेबल लेजिस्लेशन का सिद्धांत, वे जो सिद्धांत है उनके मुताबिक राज्य के कानून का फैसला किया जाएगा। और अगर यह देखा जाएगा कि राज्य का कानून केंद्र के कानून पर प्रभाव तो डाल रहा है लेकिन इंसिडेंटल, तो दोनों जीवित रहेंगे। और अगर यह देखा जाएगा कि राज्य के कानून ने, ठीक है, उस प्रकार का मर्यादा उल्लंघन किया है कि राज्य के कानून को यह कहा जा सकता है कि वो राज्य की विधायिका ने स्वयं के को प्राप्त शक्ति का अतिक्रमण करके बनाया है, तो राज्य का कानून शून्य हो जाएगा। असंगति की मात्रा तक शून्य हो यह बात नहीं रहेगी, ठीक है ना, असंगत की मात्रा तक शून्य हो यह बात नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि राज्य के विधानमंडल को उस दशा में विधायन की ताकत है ही नहीं, क्योंकि राज्य के विधानमंडल को राज्य की सूची के विषय पर विधायन की ताकत कहां मिली है? 246(3) में, और वहां जो ताकत मिली है वो सब्जेक्ट टू 1 और 2 है, ठीक है ना। तो जब सब्जेक्ट टू 1 और 2 है और राज्य की विधायिका ने ऐसा कानून बना दिया जो इंसिडेंटल प्रभाव केंद्र के कानून पर डालना हो, ये नहीं है, बल्कि पूरी तरह उस शक्ति का प्रयोग कहा जाए जो राज्य को प्राप्ति नहीं है, तो कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होगा। फिर जो प्रभाव आएगा वो क्या होगा? राज्य का कानून पूरा का पूरा शून्य, पूरा का पूरा शून्य, ठीक है ना। जबकि अगर असंगति का सिद्धांत लागू होता तो राज्य के कानून का जो भविष्य होता वो क्या होता? असंगति की मात्रा तक शून्य, ये फर्क होता ना, और वहां पूरा का पूरा शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर इंसिडेंटल प्रभाव है तो हम सार एवं तत्व का सिद्धांत लागू कर देंगे और दोनों जिंदा बने रहेंगे, ठीक है। और सार एवं तत्व का सिद्धांत, यह कलरेबल लेजिस्लेशन में से कौन सा प्रिंसिपल लागू होना चाहिए, ठीक है, इसके फैसले के लिए हम क्या करेंगे? जो सूचियों के अर्थान्वयन के दो सिद्धांत हैं कि सूचियों में वर्णित विषय को पूरे प्रभाव के साथ पढ़िए उसको, और जो दूसरा इंटर रिलेशन का प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखेंगे, और फिर यह तय करेंगे कि पिथ एंड सबस्टेंस लागू होना चाहिए या कलरेबल लेजिस्लेशन लागू होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर केंद्र और राज्य के कानून पृथक पृथक सूचियों से संबंधित हैं,
ठीक है ना। राज्य का कानून राज्य सूची से संबंधित है और केंद्र का कानून केंद्र सूची से संबंधित है। तो 254 असंगत के नियम का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है ना। तब मामला लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का है, विधायी क्षमता का है, और विधायी क्षमता का मामला हम निर्णित करेंगे निर्वाचन के 4 सिद्धांतों से, ठीक है। ठीक है, अब आप सहमति व्यक्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा जो क्रोध था वो निकल चुका है, ठीक है। तो 4 वो जो सिद्धांत है उनसे आप मामला निर्णित करेंगे, और अगर ठीक है मामला एक ही सूची पर विधायन का है, यानी समवर्ती सूची पर, केंद्र ने भी समवर्ती सूची पर किया है और राज्य ने भी, तो 254 आप लागू करेंगे और राज्य का कानून असंगति की मात्रा तक 0। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है अधिसंख्य मामलों में, जबकि यह बात बेयर रीडिंग से कतई ठीक नहीं लगती है, ठीक है। बेयर रीडिंग आप करें तो यह बात कतई ठीक नहीं लगती, क्योंकि बेयर रीडिंग में 2 टर्मिनोलॉजी उपयोग हो गई, एक एग्जिस्टिंग लॉ और दूसरी इनेक्टेड लॉ। इनेक्टेड लॉ के संबंध में पार्लियामेंट की शक्ति के स्रोत को 254 में उल्लिखित नहीं किया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि संसद अगर वो विधि बनाती है जिसे बनाने को वो सक्षम है, इसका मतलब किसी भी स्रोत से प्राप्त शक्ति के आधार पर वो बनाए, ठीक है। और राज्य का विधानमंडल ये कानून बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब राज्य का विधानमंडल किसी भी स्रोत में वर्णित शक्ति के आधार पर कानून बना रहा है, इसके बेयर अर्थ तो यही निकलेंगे। और राज्य का विधानमंडल या तो संसद द्वारा अधिनियमित विधि के और या समवर्ती सूची में प्रगणित विषय के संबंध में जो विद्यमान विधि है उससे, ठीक है, विरोध में आ गया है, तो राज्य का कानून असंगत की मात्रा तक 0। तो बेयर रीडिंग से यह कतई नहीं लगता कि 254 का संबंध सिर्फ समवर्ती सूची से है, ऐसा नहीं लगता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट लगातार कंटिन्यूअसली यह कह रहा है कि नहीं, अगर मामला समवर्ती सूची को छोड़कर, ठीक है, अन्य सूचियों में जो राज्य सूची और केंद्र सूची है उसमें वर्णित विषयों में, ठीक है, विधायन किए जाने पर विरोध का है, तो फिर उस विरोध के आधार पर राज्य के कानून का क्या भविष्य होना चाहिए, इसका फैसला जो विधायी क्षमता की जांच से संबंधित 4 नियम विकसित हुए हैं उनके आधार पर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लगातार यह कह रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का यह अर्थान्वयन स्वीकार कर लिया जाए तो फिर सवाल उठता है 253 का, ठीक है। आप ये कह रहे हो ना कि मामला अगर भिन्न भिन्न सूचियों का है, यानी केंद्र ने भिन्न सूची पर विधायन किया है, तो केंद्र ने भिन्न सूची यानी किस पर किया है, या तो अवशिष्ट विषयों पर किया है, ठीक है, और या फिर केंद्र सूची पर किया है और अवशिष्ट विषयों पर भी करेंगे, तो संघ सूची की जो एंट्री नंबर 97 है, ठीक है, अवशिष्ट विषयों पर विधायन की ताकत कहां मिली है, एंट्री नंबर 97 में, तब भी तो संघ सूची का मामला है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि संघ सूची पर विधायन केंद्र ने किया और राज्य सूची पर विधायन राज्य ने किया और दोनों में विरोध हो गया, ठीक है, तो हम फैसला विरोध के आधार पर राज्य के कानून के भविष्य का फैसला निर्वाचन के 4 सिद्धांतों के आधार पर करेंगे, वो जो आए हैं सारे एवं तत्व, कलेबुल लेजिस्लेशन, ठीक है, इंटर रिलेशन, उसके आधार पर। और सेम सूची का मामला है तो हम 254 को लागू करेंगे। दोनों में प्रभाव क्या आएगा, दोनों में फर्क क्या आएगा, 254 लागू हुआ तो राज्य का कानून असंगति की मात्रा तक 0, और वे नियम लागू हुए तो राज्य के कानून का भविष्य यह भी हो सकता है कि पूरा का पूरा 0, ठीक है, कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर। लेकिन हमने आपको यह बताया था कि कलरेबल लेजिस्लेशन के आधार पर
राज्य का कानून पूरा का पूरा शून्य हो गया हो, ऐसे मामले नगण्य हैं। ठीक है, एक आध ढूंढने से मिल जाए तो अलग बात है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट राज्य के, ठीक है, राज्य के कानूनों को या राज्य की विधायी शक्ति को संरक्षण देने के लिए यह अप्रोच अपनाए हुए है। ये पॉलिसी अप्रोच है सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है ना, जो कि इससे समर्थित नहीं दिखाई देती बेयर से। ठीक है ना। अब अगर यही मान लें, चलो यही मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, तो आप तो ये कह रहे हो ना कि राज्य का कानून भिन्न सूची पर है, अर्थात राज्य सूची पर है, केंद्र का कानून भिन्न सूची पर है, अर्थात केंद्र, ठीक है, संघ सूची पर है, और दोनों में विरोध है, तो हम 4 ये लागू करेंगे। और स्वयं सूची पर है यानी समवर्ती सूची पर है, तो हम आपका 254 लागू करेंगे। ठीक है ना, ये आप कह रहे हो। लेकिन केंद्र को 253 में उस विषय पर विधायन की ताकत है जो विषय संघ सूची या राज्य सूची दोनों में नहीं है। ठीक है ना, 253 तो यह कह रहा है कि अगर केंद्र किसी देश से कोई संधि करेगा, कोई एग्रीमेंट करेगा, तो केंद्र को उस संधि और एग्रीमेंट को प्रभावी करने के लिए विधायन की ताकत रहेगी। इतना ही कहा बस। ठीक है, अब सवाल यह है कि जिस विषय पर आप संधि करके आए होगे उस विषय पर राज्य का कानून यह पहले से हो सकता है ना। ठीक है ना, राज्य का कानून पहले से हो सकता है उस विषय पर। अब अगर राज्य का कानून उस विषय पर पहले से मौजूद है और आप ये रुख अपनाए हुए हो, ठीक है, कि साहब अगर भिन्न भिन्न सूचियों में वर्णित मामला है तो हम 4 वो प्रिंसिपल लागू करेंगे, और समवर्ती सूची का मामला है तो हम 254 लागू करेंगे। आप तो ये रुख अपनाए हुए हो ना। अब तो मामला ही बदल गया। अब तो मामला यह हो गया कि केंद्र ने 253 में प्राप्त शक्ति के आधार पर विधायन किया है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय करार या संधि को प्रभावी बनाने के लिए। अब आप कहेंगे इससे संबंधित एंट्री भी संघ सूची में है, नो डाउट है। लेकिन विधायी शक्ति हमने आपसे कहा था अनुच्छेदों से प्राप्त हो रही है, विधायी विषयों का वर्णन वहां है। ठीक है ना, तो विधायी शक्ति ये तो संसद को 253 से मिल रही है ना, अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए। ठीक है, अब संसद ने अंतरराष्ट्रीय करार को प्रभावी करने के लिए 253 के मुताबिक प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर विधायन किया है। ठीक है ना, और राज्य का कानून उस विषय पर पहले से है और वो राज्य सूची पर है। ठीक है, अब सवाल यह है कि संसद के द्वारा बनाए गए इस कानून के विरोध में अगर राज्य का कानून आ गया, ठीक है, अब राज्य का कानून तो पहले से मौजूद था और राज्य ने उस समय राज्य सूची के विषय पर विधायन किया था। ठीक है, केंद्र कोई संधि आदि करके आया नहीं था। संधि को प्रभावी करने के लिए केंद्र विधायन कर सकता है, यह लिखा है। लेकिन संधि जिस विषय से संबंधित होगी वो कृषि से संबंधित होगी। कृषि तो राज्य सूची का विषय है। इरिगेशन से संबंधित होगी वो तो राज्य सूची का विषय है। व्यापार से संबंधित होगी वो राज्य का भी है, समवर्ती सूची का भी है और संघ सूची का भी है। ठीक है ना, तो सूचियों के आधार पर सरकार की संधि करने की शक्ति ये प्रतिबंधित तो हो नहीं गई। ठीक है ना, आपका जो डंकल गेट है, ठीक है, जिस पर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्व काल में तो नहीं लेकिन वित्त मंत्रित्व काल में हमने साइन किए थे, और जिसके मुताबिक हमें अपने बाजार को सदस्य अन्य सदस्य देशों के लिए और अन्य सदस्य देशों को अपने बाजार को हमारे लिए खोलना पड़ा, तो व्यापार से संबंधित मामला है ना वो, और व्यापार संघ सूची में भी है
राज्य सूची में भी है और संवर्ती सूची में भी है। ठीक है। अब जैसे ही बेवकूफी की बात चलती है ना कि चाइनीज मांझा आने क्यों देती है केंद्र सरकार, ठीक है, तो कैसे नहीं आने दोगे? साइन तो तुम करके आए थे, अब तुम रोक कैसे लोगे? ठीक है, तुम चाइनीज मांझा रोकोगे, दुनिया के सारे देश तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे कि तुम प्रस्तावों का, जिस प्रस्ताव पर तुमने साइन किए हैं उसका सम्मान कैसे नहीं करोगे? ठीक है, इसलिए बात मूर्खों की तरह नहीं चल सकती। इसलिए अब रास्ता ही सिर्फ एक बचा, क्योंकि अगर हम चाइनीज मांझा रोकें तो हो सकता है हमारा व्यापार इस कदर प्रभावित हो कि करोड़ों बेरोजगार हो जाए। ठीक है ना? और चाइनीज मांझे तो दुर्घटना ये एक आध हो रही, ठीक है, रोज तो हो नहीं रही, और रोटी लोग रोज खा रहे हैं। क्या जरूरी है? वही हम कहते हैं ना कि सलाहें देना बहुत आसान है, और प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनके जो बैठा है वो देश का दुश्मन नहीं है, और वो भी जनता में चुनाव में जाना है। तो वो ऐसा अगर आपके भले में कुछ कर सकता होगा और उसमें उसका नुकसान भी नहीं होगा तो वो क्यों नहीं कर देगा? या तो उसका अपना नुकसान हो रहा हो तो चलो नहीं करेगा, अन्यथा क्यों नहीं कर देगा? भाई उसे उसके खेत में कौन सी भैंस घुसी जा रही, लगा देंगे प्रतिबंध, लो। लेकिन नहीं लगा पा रहे होंगे ना, फिर रास्ता क्या बचा? रास्ता ये बचा कि जब आपके लाल चाइनीज मांझा लेकर पतंग उड़ाने जाएं तो उनके गाल लाल कर दो। ये तो बड़ी आसानी से हो सकता है। ठीक है, बिकना ही बंद। अब हमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा, और जो चीज यहां बिकेगी ही नहीं तो क्या समुद्र में फेंकने के लिए चाइनीज मांझा भेजेंगे? वो कोई और दुनिया का देश ढूंढेंगे जहां उसकी बिक्री हो सके। लेकिन आप सिर्फ इतना नहीं करेंगे, बाकी उपदेश सबको देंगे। ठीक है ना? तो अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए संघ सूची में विषय के तौर पर प्रविष्टि दी गई है, लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय संधि होगी उसके विषय के बारे में थोड़ी कुछ कहा है। अंतरराष्ट्रीय संधि का विषय ऐसा हो सकता है जो संघ सूची में भी हो, राज्य सूची में भी हो, संवर्ती सूची में भी हो। ठीक है? अब अगर राज्य ने राज्य सूची या संवर्ती सूची इसमें विषय के वर्णन के आधार पर कोई कानून बनाया है, उसे पूरी तरह ताकत है, उसने बनाया, और उसी विषय पर, ठीक है, केंद्र सरकार ने किसी से कोई संधि कर ली, और नो डाउट वो विषय न तो संवर्ती सूची में है और न ही संघ सूची में है, सिर्फ राज्य सूची में, जैसे सिंचाई, जैसे कृषि, ठीक है ना, सिर्फ वही है और कहीं नहीं है। तो राज्य ने तो बिल्कुल ठीक किया है भाई, जिस समय उसने कानून बनाया उस समय आपकी कोई बात भी नहीं थी, आप बाद में गए और उस विषय पर संधि कराए जिस विषय पर राज्य की विधायिका को एक्सक्लूसिव ताकत थी विधायन की। ठीक है, लेकिन फिर भी केंद्र को 253 के माध्यम से ताकत मिली है कि विषय किसी भी सूची में हो, लेकिन अगर वो अंतरराष्ट्रीय संधि या करार का विषय बन गया, ठीक है, तो 253 द्वारा प्राप्त विधायी शक्ति के आधार पर केंद्र का कानून प्रभावी होने लगेगा, और राज्य का कानून भले ही राज्य सूची पर है या किसी भी ढंग से है, वो शून्य हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। ठीक। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की वो बात स्वीकार कर ली जाए जो वो 254 के संबंध में कह रहे हैं कि अगर राज्य का कानून और केंद्र का कानून भिन्न भिन्न सूचियों में वर्णित विषयों के आधार पर अधिनियमित किए गए हैं, ठीक है, तो अर्थान्वयन के 4 प्रिंसिपल, और अगर सेम सूची यानी संवर्ती सूची पर अधिनियमित किए गए हैं तो 254 ये लागू होगा। तो ये बात अगर ऐसा सच मान ली जाए तो 253 जहां राज्य सूची ने या राज्य ने राज्य सूची के विषय पर विधान किया है और केंद्र उस राज्य सूची के विषय पर संधि कराया है,
और वो विषय संघ सूची में भी नहीं, समवर्ती सूची में भी नहीं। इसके बावजूद केंद्र को 253 के आधार पर संबंधित विषय के बारे में संधि का विषय होने के आधार पर विधायन की ताकत मिल गई, और उस विधायन की ताकत का उपयोग करके जो केंद्र ने विधायन बनाया है उसे जो वरीयता दी गई, ठीक है, वो जो प्रिवेल कर रहा है वो किस आधार पर करेगा, क्योंकि 253 में तो और कोई बात लिखी नहीं, ठीक है ना। इस कानून का आप क्या करेंगे? और जबकि 254 की अगर वो व्याख्या स्वीकार की जाए कि 254 हमेशा लागू होगा, भले ही संसद का कानून किसी भी ताकत के आधार पर बनाया गया हो और राज्य का कानून किसी भी ताकत के आधार पर बनाया गया हो, लेकिन अगर विरोध हुआ तो असंगत की मात्रा तक शून्य। अगर यह अर्थान्वयन स्वीकार कर लिया जाए जो बेयर का स्वाभाविक अर्थान्वयन है, तो इस समस्या का समाधान हो जाता है, ठीक है ना। फिर बात बन जाती है, कोई बात नहीं भाई, 253 विधायी शक्ति दे रहा है संसद को, संसद ने कर दिया, तो संसद ने ऐसी विधि बनाई है जिसे अधिनियमित करने के लिए वो सक्षम है। और राज्य के विधानमंडल का ऐसा कानून है जो इस अधिनियमित विधि के विरोध में चला गया है, तो असंगत की मात्रा तक शून्य, ठीक है, तब बात एकदम बढ़िया हो जाती है, ठीक है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3, 4, 5 मामलों में, जिनकी चर्चा हमने कल भी की थी, कि जैसे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ने क्या किया था, ये स्वयं को जो स्वास्थ्य से संबंधित प्रविष्टि है उसके आधार पर अपना कानून उन्होंने बनाया था कि हमारे यहां जो डॉक्टर सरकारी होंगे वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। और जबकि संसद का कानून है कि उनके यहां जिन लोगों ने इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट जो भी हो उसके अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले लिया है वे भारत के किसी भी हिस्से में प्रैक्टिस कर सकेंगे, इसके विरोध में कानून आ गया, ठीक है ना। लेकिन 4 सिद्धांतों को लागू नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, सीधे आपका 254 की बेर रीडिंग करके राज्य के कानून को शून्य, ठीक है, मानने से इनकार किया था। हाँ, इसमें तो इनकार किया था, एडवोकेट्स वाले मामले में शून्य माना था, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन इसमें यह प्रिंसिपल ही उन्होंने स्वीकार किया था कि विरोध में आ गया है, और इस कदर विरोध में आ गया है कि विरोध वाले भाग को अलग भी नहीं किया जा सकता, इसलिए पूरा का पूरा शून्य होगा। तो कम सही, लेकिन इलस्ट्रेशन इस ओर हैं, और मुझे लगता कम इसलिए हैं क्योंकि अधिकांश मामलों में केंद्र ने जो संधियां की उनके आधार पर जो उन्होंने कानून बनाए, ठीक है, वे राज्य सूची में वर्णित विषयों पर बनाए गए राज्य के कानूनों से विरोध में आए ही नहीं, ठीक है ना, आए ही नहीं, या आए हो तो बहुत कम मामलों में ऐसा हुआ है, ठीक है। और बहुत कम मामलों में ऐसा हुआ कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरोध में राज्य का कानून आ गया हो और राज्य के कानून को शून्य करने की जरूरत पड़ गई हो। इसलिए शायद सुप्रीम कोर्ट की यह अप्रोच अभी तक चल रही है, क्योंकि इस अप्रोच से राज्य के कानूनों को अधिक सुरक्षा ये प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर भिन्न भिन्न सूचियों पर बने हैं और दोनों विरोध में हैं, तो वो 4 सिद्धांतों के आधार पर देख रहे हैं, और वहां अधिकांश वो ये कह रहे हैं कि इंसिडेंटल है, सार एवं तत्व का सिद्धांत लागू करें, और इंसिडेंटल इंक्रोचमेंट है राज्य के कानून द्वारा, इसलिए दोनों लागू होंगे। अधिकांश मामलों में ये अप्रोच अपनाकर वो क्या करते हैं, राज्य के कानून को बचा ले जाते हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा ना करें, 254 को सीधे सीधे लागू करें, तो राज्य के कानूनों का बचना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तब वो सिद्धांत लागू करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता भी है, बहुत कम मामलों में, जबकि संसद ने और राज्य ने स्वयं अपनी अपनी सूचियों पर, यानी संघ सूची और राज्य सूची पर ही विधायन किया है, और दोनों कानून विरोध में आ गए। जैसा बंगाल के मामले में हुआ, जैसा वकीलों के मामले में हुआ कि उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों के सामने वकील अपीयर होंगे ही नहीं, ठीक है। इरिगेशन या कृषि ये राज्य सूची का विषय था,
ठीक है ना। और वकील किस कोर्ट के समक्ष अपीयर हो सकते हैं, ये संघ सूची का विषय था। अलग अलग सूचियों में, ठीक है, विधायन किया गया और 254 को लागू करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो राज्य का कानून शून्य और या राज्य का कानून शून्य नहीं, लेकिन 254 को विचार में लिया। लेकिन ये मामले नगण्य हैं, कम हुए हैं ऐसे मामले, ठीक है। अधिकांश मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अप्रोच यही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की अधिकांश अप्रोच है वो पॉलिसी अप्रोच ज्यादा दिखाई देती है, वो बेयर से समर्थित नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऐसे मामले बहुत कम हो रहे हैं। जबकि विधायन संघ सूची या राज्य सूची यानी अलग अलग सूचियों के आधार पर किया गया हो और पिथ एंड सबस्टेंस या कलेबुल लेजिस्लेशन को लागू करके समाधान न निकाला जा पा रहा हो, ठीक है ना, ऐसे मामले बहुत कम हैं। ज्यादातर मामलों में समाधान निकल आता है और जहां नहीं निकलता वहां डॉक्टर और वकीलों जैसे निर्णय भी आए हैं, ठीक है ना। तो ये पॉलिसी अप्रोच ज्यादा दिखाई देती है, जो बेयर से समर्थित नहीं दिखाई देती, ठीक है। और अगर इस पॉलिसी अप्रोच को पूरी तरह फुली लागू किया जाए तो 253 जैसी समस्याएं पैदा हो जाएंगी, ठीक है ना। और 253 जैसी समस्याओं का कोई समाधान ये मिलेगा ना, ठीक है। इसलिए बेयर रीडिंग करना जरूरी है और उसको मानना भी जरूरी है। फिलहाल जो अप्रोच दिखाई देती है वो पॉलिसी अप्रोच ज्यादा है। खैर, ये तो आपका 254 का इंट्रो है, ठीक है ना। अगर इस वस्तु स्थिति को आपने नहीं समझा तो 254 नहीं आ सकती, ठीक है। इस वस्तु स्थिति को तो समझना ही होगा और ये एस्पेक्ट हैं 254 के जो निकलते हैं इसमें से, वो तो देखने ही पड़ेंगे। अब सवाल ये है 254 कहता क्या है। 254 कहता है यदि विरोध में आ गए हैं तो, ठीक है। सबसे पहली बात वो ये कहता है यदि विरोध में आ गए हैं तो, वही बात कि भगवान की कथा में अनुराग होना, ठीक है ना। भाई भगवान राम जो शबरी से कह रहे हैं कि मेरे कथा प्रसंगों में रति होना, मेरे कथा प्रसंग में रति होना, आपकी कथा प्रसंग में रति कहां है, आपकी कथा में रति है, ठीक है। रावण सीता को ले गया, ठीक है ना, तो राम को छोड़कर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सीता को लक्ष्मण को उस प्रकार से डांटना चाहिए था, नहीं डांटना चाहिए था। लक्ष्मण के जाने के बाद सीता को लक्ष्मण रेखा के बाहर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। साधु रावण भी हो सकते हैं। इस प्रकार की बदतमीजियां, इस प्रकार के तर्क अपने कुकर्मों के लिए उपलब्ध कराने हेतु तुम कथा में सुनने गए थे या राम के चरित्र की कथा ये सुनने गए थे, किसमें अनुराग था, जरा ये अपने मन का परीक्षण करो और फिर तय हो जाएगा कि राम की कृपा तुम्हें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। जरा अपने को ऑब्जर्व करो तो आप ये पाओगे, क्योंकि राम की कथा तो ये है कि सर्वशक्ति संपन्न व्यक्ति भी अगर तुम्हारी पत्नी का हरण करे, ठीक है, तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यह है कि कुछ भी करो और उसे मुक्त कराओ। राम की कथा तो यह है। और तुम सुनने क्या गए थे, तुम जो सुनने गए थे वो ये था, ठीक है ना। तो राम की कथा में तुम्हें रति है, ये कैसे? और जब तक राम की कथा में रति न हो, अनुराग न हो, ठीक है, तब तक राम की कृपा तुम्हें मिलेगी। ये कैसे? शर्त है ना, अनुराग होना, रति होना, ठीक है। वो कहता है कि दूसर भगति, ठीक है, रति मम कथा प्रसंगा, ठीक है। दूसरी भक्ति क्या है? मेरे कथा प्रसंगों में रति होना। तो कथा प्रसंग में रति है, पहले तो कथा प्रसंग में नहीं रति है, पहले तो कथा प्रसंग ही तुमने नहीं गए, अपने कुकर्मों के लिए तर्क ढूंढने गए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात ये, रति ये तो कतई नहीं है। चलो
राम की कथा ही सुनने गए, तो फिर रति चाहिए। राम की कथा सुनना सिर्फ पर्याप्त नहीं है। वही हम कहते हैं हमारी क्लास में बैठकर सिर्फ सुनना यह पर्याप्त नहीं है। सुनना कैसे, सुनने की प्रक्रिया क्या हो, ठीक है। तो प्रक्रिया के संबंध में वो कहता है कि रति होनी चाहिए, यानी प्रेम होना चाहिए कथा से। और प्रेम अगर तुम्हें इस लौकिक संसार में भी किसी से हो जाता है तो फिर उसी की बात तुम हर समय करते हो, ठीक है। जरा ऑब्जर्व करना अपने को, जिससे भी आपका प्रेम होगा आप सिर्फ उसी की ही बात करेंगे, और उसकी बात करते आपको कभी उकताहट नहीं होती, आपको हमेशा अच्छा लगता है उसकी बात करते। 24 घंटे आप कर सकते हो उसकी बात और कभी उकताहट नहीं होगी। यह है कसौटी कि किस कथा में आपको रति है। और जिसकी कथा में आपको रति होगी उसकी कथा सुनने के लिए आप कोई भी मार्ग अपना लोगे। बताते हैं तुलसीदास सांप पकड़कर पत्नी के पास पहुंच गए थे, तब पत्नी ने यह कहा कि इतनी ही रति भगवान में होती तो कल्याण हो गया होता, ठीक है ना। तो शब्द जो कह रहा है उसकी मर्यादा को तो समझिए, वो कहता क्या है, ठीक है ना। तो 254 क्या कह रहा है, अगर विरोध है, अगर विरोध है तो विरोध है यह तो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या वही हमने फिर कहा कि कब्र में पूछेंगे तुम्हारा रब कौन, ठीक है। तो कह देने से तो काम नहीं चलेगा कि मेरा रब फला है, ठीक है। अगर वो तुम्हारा रब था तो उसकी हुक्म उदूली की कैसे, जिसे तुम अपना भगवान मान लोगे। और जरा लौकिक जगत में देखो, कहते वो मेरे भगवान हैं, ठीक है। आप किसी व्यक्ति के लिए कई बार कहते हो हम उनके सामने कुछ नहीं कहेंगे, वो जो कह रहे हैं वो ठीक है, उनके आगे मेरी आंखें बंद हैं, वो शाह कह रहे वो दिन कह रहे तो दिन है, वो कहेंगे रात तो रात है, भले ही मेरी आंखें देख रही हैं कि दिन नहीं रात है या रात नहीं दिन है। कहने से काम नहीं चलेगा कि साहब वो मेरे रब हैं। रब है तो मानी कितनी, और अगर नहीं मानी तो ये आपके ओंठों की जुम्बिश भर है, ये तुम्हारी नीति है, ये तुम्हारा, ठीक है, पाखंड और धूर्तता है कि तुम ये कहते हो कि वो अमुक व्यक्ति, ठीक है, अमुक हमारा रब है। और क्या इस धोखाधड़ी से तुम उसे भी बेवकूफ बना लोगे जिसे तुम रब कहते हो। क्या इस धोखाधड़ी से काम चलेगा, ठीक है। किसे बेवकूफ बना रहे, ठीक है। तो इसलिए जो लिखा है उसे पढ़ना पड़ेगा। और हमने फिर कहा कि जो इस लोक का सिद्धांत है वही हर लोक का सिद्धांत है, जो जिस काम करने का तरीका एक ही है, ध्यान से काम करना। आप ध्यान से काम करना सीख जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए नवदा भक्ति में लास्ट में यह कहा कि अपना काम ठीक से करना, यह भी मेरी भक्ति है, ठीक है। क्यों, जिस दिन अपना काम ठीक से करना सीख जाओगे उस दिन भक्ति फलित हो जाएगी। उस दिन कुछ अलग से नहीं करना है, क्योंकि तरीका आ गया कैसे करना, ठीक है। जैसे तो कहता विरोध की मात्रा तक शून्य है, विरोध की मात्रा तक। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा विरोध है, कहीं ऐसा तो नहीं विरोध सिर्फ कह रहे हो, यह विरोध दिख रहा है तुम्हें, इनफैक्ट विरोध नहीं है, ठीक है। जैसे कहते ना कि सन्यासी हो गए दुनिया के ऊपर हो गए, यस सन्यासी हो गए दुनिया के ऊपर हो गए, बिल्कुल सही है। क्योंकि सन्यासी अगर हो गया वाकई, क्योंकि सन्यास का अर्थ प्रारूप तो थोड़ी है, कपड़ों से थोड़ी है। सन्यास का अर्थ यह है कि हमने ये जान लिया कि हम करता नहीं है, हम पे कराने वाला कोई और है, ठीक है। और जो हमसे कराने वाला है, ठीक है, वो एक लक्ष्य के लिए हमारा उपयोग कर रहा है और अपने लक्ष्य की साधना के लिए हमसे वो करा रहा है जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और अगर ये सच्चाई पता लग गई
तो फिर हर काम ठीक से करना आ ही जाएगा। सन्यासी ही वैज्ञानिक हो पाएगा और वैज्ञानिक ही सन्यासी हो पाएगा, बाकी कोई नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वाकई इसीलिए आप एक सन्यासी की और एक वैज्ञानिक की मानसिक दशा एक जैसी देखेंगे। उसे भी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, उसे भी दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, क्योंकि काम का तरीका एक ही है, काम के तरीके दो नहीं है। कहता विरोध की मात्रा तक शून्य, तो विरोध है या नहीं है इसका परीक्षण करना पड़ेगा। ठीक है, तो विरोध कहते कब है, व्हाट आर द इसेंशियल, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या संगठक हैं विरोध के। आप बिल्कुल अगर ठीक ढंग से चीजों को देखना शुरू करेंगे, चीजें बड़ी आसान है। शब्द का एक नेचुरल मीनिंग है, एक उसका ऑर्डिनरी मीनिंग है, एक उसका ग्रामेटिकल मीनिंग है। कई बार आप, और इसके लिए भगवान ने बुद्धि और विवेक आपको दिया कि आप फैसला करें कि यहां पर हमें ग्रामेटिकल मीनिंग लेना चाहिए, नेचुरल मीनिंग लेना चाहिए, ऑर्डिनरी मीनिंग लेना चाहिए। जो उसका नेचुरल मीनिंग है वो ऑर्डिनरी मीनिंग से भिन्न हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑर्डिनरी मीनिंग बाथरूम का टॉयलेट है, जबकि नेचुरल मीनिंग बिल्कुल अलग है। आप जाते टॉयलेट हो, बताते हो बाथरूम जा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल यह है कि ऑर्डिनरी मीनिंग अलग है, नेचुरल मीनिंग अलग है, ठीक है, और उसका ग्रामेटिकल मीनिंग अलग है। आपको समझना होगा, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना होगा कि जो शब्द प्रयोग हुआ वो नेचुरल मीनिंग से संबंधित है, ऑर्डिनरी मीनिंग से संबंधित है, और या उसका ग्रामेटिकल मीनिंग से संबंधित है। और इसी को निर्वचन की कला कहते हैं। ठीक है, यही फाइंड आउट करना कि यहां पर शब्द का अर्थ क्या है, हम क्या अर्थ लें। हां, कुछ प्राइमरी सिद्धांत है कि नॉर्मली हम उनका वो मीनिंग लेंगे जो ऑर्डिनरी है, नेचुरल नहीं, जो ऑर्डिनरी है। क्योंकि ऑर्डिनरी मैन वे कॉमन मैन है जिन्होंने उसको इनेक्ट किया। तो जो सेंस जाता है पहली बार, वो सेंस यही जाता है कि उन्होंने उसे ऑर्डिनरी सेंस में ही यूज किया होगा। ठीक है, उसका जो प्राइमरी अर्थ है वो ऐसे ही निकलता है। इसलिए नियम क्या है, पहला नियम यह है कि आप ऑर्डिनरी सेंस उसका लें। यही कहते हैं क्रिमिनल लॉ में कि शब्द का साधारण अर्थ लिया जाएगा, जो उसका साधारण बोलचाल की भाषा में समझा जाता है। नहीं चल रहा उससे काम। हम देख रहे हैं कि जब ऑर्डिनरी मीनिंग हम ले रहे हैं तो विधायिका का उद्देश्य वो विफल होता दिख रहा है। ठीक है ना, विधायिका ने आखिर कुछ किसी बुराई का परिमार्जन करने के लिए, किसी बुराई को खत्म करने के लिए विधि का अधिनियमन किया, तो वो बुराई खत्म तो होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कि अगर शब्द का वो अर्थ लेना है तो बुराई खत्म होती ही नहीं, उस बुराई पर कोई असर ही नहीं आ रहा। ठीक है, जिस बुराई को खत्म करने के लिए विधायिका ने विधि का अधिनियमन किया था, किस बुराई को खत्म करने के लिए अधिनियमन किया था, इसके लिए उद्देशिका देखेंगे। ठीक है ना, संविधान का अधिनियमन क्यों, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य बनाने के लिए और भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता क्यों किया हमने, वो तो वो बताइए। और क्या जिस लिए किया उससे संगतता इस सेंस की बन रही है जो ऑर्डिनरी सेंस में वर्ड का मीनिंग है, नहीं बनना ही। तब हम ग्रामेटिकल मीनिंग लगाकर देखेंगे कि ग्रामेटिकल मीनिंग यानी शब्द के मुताबिक जो सेक्शन है, उस सेक्शन में जो पूर्ववर्ती शब्द हैं उनके मुताबिक इस शब्द का क्या अर्थ हम ले सकते हैं, ये शब्द का क्या अर्थ हो सकता है। जैसे और गुरु, बात बदल गई। ठीक है, और गुरु जी, बात बदल गई। ठीक है ना, उच्चारण से बात बदलेगी। तुमने कहा कि हमारे लिए पानी ले आओ, ठीक है, तुमने कहा तुम्हारे लिए पानी ले आए, और फिर हमने कहा कि अच्छा नहीं लाओगे, तो तुमने कहा नहीं नहीं तुम्हारे लिए पानी नहीं लाए। बात बदल गई, उच्चारण से ही बदल गई। ठीक है ना, शब्द वही है। तो अर्थान्वयन इसी कला का नाम है। कौन सा मीनिंग स्वीकार हो, ठीक है, और वर्ड के 3 मीनिंग है। तो विरोध
विरोध की मात्रा तक शून्य है। तो विरोध कब होगा यह देखना पड़ेगा। ठीक है, तो विरोध का यहां पर हम नेचुरल मीनिंग लेंगे। कानून शब्दों का खेल है। ठीक है, कानून में शब्दों की इंजीनियरिंग है। आप विरोध का क्या अर्थ हो सकता है इसे तलाशने की कोशिश करेंगे। तो विरोध का अर्थ है कि दो बातें परस्पर विरोध में कही जाती हैं जब दोनों एक साथ लागू न हो पाए। एक जो कुछ अपेक्षित करती है, दूसरी उससे कुछ भिन्न अपेक्षित करती है। ठीक है ना, तब दो बातें विरोध में हैं, यह कहा जाता है। ठीक है, दृश्य में अदृश्य को देखना, यही कला है। ठीक है, और यह आ गई तो भक्ति भी हो जाएगी, और यह आ गई तो कानून भी आ जाएगा, क्योंकि भक्ति में भी दृश्य में अदृश्य को देखना है। पिक्चर कहते पेंट, जो चित्रकला प्रदर्शनी लगी वो पिक्चर है तारे जमीन पर। ठीक है, तारे जमीन पर, उसमें जिस पेंटिंग को पुरस्कार मिला है तो उसमें जो आपका रंगों का संयोजन है पुरस्कार उसे नहीं मिला है। जो दृश्य, ठीक है, चित्रित किया गया है पुरस्कार उसे भी नहीं मिला है। पुरस्कार उस अदृश्य भावना को मिला है जो बच्चे ने चित्र में उकेरी है। ठीक है ना, जब चित्रकला प्रदर्शनी में फर्स्ट सेकंड थर्ड इसका डिसीजन होता है तो चित्रकला जो चित्रकार है उसकी मानसिकता उसे पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है ना, चित्र को पुरस्कृत नहीं करते हैं। और चित्रकार की जो मानसिकता है वो चित्र में अदृश्य है, जिसे दृश्य से देखना होगा, जिसे दृश्य से निकालना होगा। ठीक है ना, तो दृश्य में जो अदृश्य है उसे पुरस्कृत किया जाता है। और दृश्य में अदृश्य को देखने की कला का विकास हो गया आपके अंदर, तो शब्द के अर्थ दिखने लगते हैं और मूर्ति में भगवान दिखने लगता है। क्योंकि पत्थर तो छोड़ो, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें भगवान न हो। वही आंख चाहिए, आपके पास वो आंख नहीं है जो आप भगवान को देख पाओ। ठीक है, तो दृश्य में अदृश्य को देखने की कला ये जिस दिन आ जाएगी उस दिन कानून भी आएगा और उस दिन भगवान भी आएगा। ठीक है ना, काम करने का तरीका एक ही है, ध्यान से काम को करना। तो विरोध का अर्थ है जब दो बातें परस्पर ऐसी हैं कि दोनों को एक साथ लागू किया ही नहीं जा सकता, या फिर क्या हुआ, एक बात जिन बातों से मिलकर बनी है उन्हीं बातों से मिलकर दूसरी बात बनी है, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे केंद्र का कानून यह कह रहा है कि अगर किसी से विवाह का आडंबर करके उसकी सहमति हासिल कर ली तो बलात्कार होगा। और राज्य का कानून कह रहा है कि अगर किसी की सहमति उससे विवाह का आडंबर करके हासिल कर ली तो लिव इन रिलेशन का अपराध होगा। हालांकि लिव इन रिलेशन अपराध नहीं है इस समय, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, अब दो बातें सेम इंग्रेडिएंट से बन रही हैं लेकिन दोनों अलग अलग अपराधों को बना रही हैं। अब विरोध है। ठीक है, या फिर वो कहते हैं 10 साल सजा मिलेगी, ये कहते हैं 5 साल मिलेगी, सेम इंग्रेडिएंट है, सेम सारी चीजें। अब विरोध है। ठीक है ना, तो विरोध में चीजें कब आ गई हैं ये देखना पड़ेगा। तो आज इतना ही रखेंगे, शेष कल बात करेंगे हम लोग।